हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम यहां पर बात करेंगे भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत में परिवहन व्यवस्था के संबंध में। आज का यह वीडियो आपके तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे, चाहे आप यूजीसी नेट की परीक्षाएं दे रहे हैं, सभी के लिए उपयोगी है। देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। दोस्तों, भारत में परिवहन व्यवस्था एक विशाल और विविध प्रणाली है जिसमें सड़क, रेल, वायु, जल और मेट्रो सेवाओं सहित विभिन्न प्रकार के माध्यम शामिल किए जाते हैं। तो आज हम भारत की इस विशाल परिवहन व्यवस्था यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। यह प्रणाली देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है और साथ ही प्रत्येक परिवहन माध्यम का संक्षिप्त विवरण हम नीचे आपको दे रहे हैं, जिससे आपको आगामी परीक्षाओं की तैयारी करने में आसानी हो। सर्वप्रथम बात करेंगे सड़क परिवहन यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट। सड़क परिवहन भारत का सबसे व्यापक और आम परिवहन साधन माना जाता है दोस्तों, और देश भर में सड़क नेटवर्क का विस्तार तकरीबन 6.2 मिलियन किलोमीटर है, जो इसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बनाता है। आप सभी को यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ मैंने रेल नेटवर्क कह दिया था, सड़क नेटवर्क की बात हो रही है। तो सड़क परिवहन के लिहाज से भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और सड़क, ग्रामीण सड़कें इसके मुख्य घटक हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे हम नेशनल हाईवे कहते हैं, उसके अलावा स्टेट हाईवे और साथ ही ग्रामीण सड़कें जो तमाम गांवों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने का काम करती हैं, ये सभी सड़क परिवहन व्यवस्था का अभिन्न अंग माना जाता है दोस्तों। सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग को देखते हैं सड़क परिवहन के अंतर्गत। तो देश के सभी प्रमुख शहरों और आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाले सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, और विशेष तौर पर वे सड़कें जो एक ज़िले को दूसरे ज़िले से और उसके साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसी सड़कों को हम राष्ट्रीय राजमार्ग की संज्ञा देते हैं। उदाहरण के तौर पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज और ईस्ट वेस्ट तथा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जैसे बड़े सड़क प्रोजेक्ट माने जाते हैं, जिन्होंने सड़क यात्रा को और भी शानदार और सुगम बनाया है भारत में। आगे बढ़ते हुए हम बस सेवाओं की बात करते हैं। बस सेवाएं विशेष तौर पर सार्वजनिक परिवहन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, खास तौर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच, क्योंकि प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है, शहर से गांव, गांव से शहर की ओर, एक ज़िले से दूसरे ज़िले, एक शहर से दूसरे शहर। उसके साथ ही राज्य सरकारें अपनी राज्य परिवहन निगम भी चलाती हैं, यानी कि राज्य सरकारों की भी कई बसें चला करती हैं। आगे बढ़ते हुए हम रेल परिवहन की बात करते हैं। परिवहन व्यवस्था का भारत में एक बहुत ही आम माध्यम पर बहुत खास, भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क माना जाता है दोस्तों, और यह भारत में माल और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन भी है। भारतीय रेलवे प्रतिदिन 23 मिलियन यात्रियों और 3 मिलियन टन माल का परिवहन करता है, बहुत ही बड़ी संख्या दोस्तों। आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि तेजस, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं के साथ काफ़ी तेज और सुरक्षित यात्रा आम नागरिकों को प्रदान करने का काम कर रही है। भारतीय रेलवे के माध्यम से देश के लगभग सभी हिस्से जुड़े हुए हैं। आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अछूते हैं, लेकिन निकट भविष्य में ये भी निश्चित तौर पर देश के सभी कोनों से जुड़ जाएंगे और आम आदमी भी सुरक्षित यात्रा कर पाएगा। आगे बढ़ते हुए हम एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि वायु परिवहन की बात करते हैं। वायु परिवहन के बारे में हम सभी जानते हैं कि यह तेज़ी से बढ़ता हुआ एक परिवहन माध्यम है, और लगातार हर वर्ष देश के नए नए शहर वायु सेवा से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। वायु परिवहन की आवश्यकता तब महसूस होती है जब हमें लंबी दूरी की यात्रा कम समय के लिए करनी हो। भारत में वर्तमान में 100 से अधिक
हवाई अड्डे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हवाई अड्डे माने जाते हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और उसके साथ ही कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। इसके अलावा हम कुछ घरेलू हवाई कंपनियों यानी कि एयरलाइंस कंपनी की बात कर लेते हैं, जिनमें एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर जैसी कंपनियां हैं, जिन्होंने भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ वाटर ट्रांसपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, स्थल भाग में होने वाले परिवहन के अलावा हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ भी मौजूद हैं और उसके साथ ही भारत तीनों ओर जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ भी है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट का अपना एक महत्व है। भारत में जल परिवहन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खास तौर पर माल ढुलाई के लिए। दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत में 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्र तटीय रेखा है और 4,500 किलोमीटर लंबी आंतरिक जल मार्ग प्रणाली है, यानी कि बहुत ही बड़ा वाटर रूट है भारत के पास। प्रमुख बंदरगाहों में हम मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोचीन को शामिल करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए कुछ और तथ्य। ये बंदरगाह जिनके अभी हमने नाम लिए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए काफ़ी अहम माने जाते हैं, क्योंकि वस्तुओं का आयात निर्यात हम सड़क और रेल मार्ग से कहीं अधिक जल मार्ग से करते हैं दोस्तों, जिसमें अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी प्रमुख भूमिका निभाती है। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत मेट्रो और शहरी परिवहन के बारे में। शहरी क्षेत्रों में मेट्रो रेल सेवाओं का विस्तार काफ़ी तेज़ी से हुआ है। दिल्ली मेट्रो से इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख है, जो राजधानी क्षेत्र को बेहद बेहद ही व्यवस्थित तरीके से जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ और हैदराबाद जैसे शहर भी मेट्रो सेवाएं से जुड़ चुके हैं। मेट्रो ने ट्रैफिक जाम कम करने, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित यात्रा में काफ़ी सहायता प्रदान की है। दोस्तों, आगे हम परिवहन के एक और स्थानीय माध्यम की बात करते हैं, जिसमें ऑटो रिक्शा और टैक्सी को भी शामिल किया जाता है। दोस्तों, शहरी क्षेत्रों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा और टैक्सी परिवहन काफ़ी सस्ते और तेज़ माध्यम माने जाते हैं, खास तौर पर स्थानीय परिवहन, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए। आज के समय में आपको ओला और उबर जैसी कैब सेवाओं ने भी व्यक्तिगत यात्राओं हेतु सुविधा प्रदान किया हुआ है। आइए एक नज़र डालते हैं चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं को लेकर। तो दोस्तों, भारतीय परिवहन प्रणाली ने निश्चित तौर पर बहुत ही प्रगति की है, लेकिन आज भी इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं बुनियादी ढांचे की कमी, दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या, प्रदूषण और साथ ही यातायात भीड़। भारत में परिवहन के बुनियादी ढांचे की कमी, दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या, प्रदूषण और यातायात भीड़। दोस्तों, भारत में परिवहन के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए काफ़ी सारी योजनाएं भी बनाई जा रही है, जिनमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, हाई स्पीड रेल नेटवर्क और ग्रीन कॉरिडोर शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसे हम PMGSY भी कहते हैं दोस्तों, उसके अलावा भारतमाला परियोजना और सागरमाला योजना जैसे परियोजनाओं से देश की परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और कुशल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके साथ ही हम यहाँ कहना चाहेंगे कि भारत में परिवहन व्यवस्था न केवल बड़ी और विशाल है, बल्कि विविध और तेज़ी से प्रगतिशील भी है, क्योंकि यहाँ सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन लगातार विकसित होते जा रहे हैं और देश के विकास और प्रगति में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, अंत में हम कहना चाहेंगे कि आप अपनी अधिक तैयारी के लिए चाहें तो हमारे स्टडी पॉइंट ग्रुप ऑफ लर्नर के चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप हमारे क्षेत्र में हैं तो हमारे ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें या कॉल करें या मैसेज करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुभ रात्रि।